शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गले की फांस बन चुके हैं। ना वे उगलते बन रहे हैं, ना निगलते बन रहे हैं। हालात ये है कि संजय पाठक अब कभी भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हरकतें की हैं अपने अवैध कारोबार को बचाने के लिए, हाई कोर्ट तक को प्रभावित करने की जो उन्होंने हरकत की है, उस हरकत ने अब पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला के रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वे कार्यकर्ता जिनकी मेहनत से, पसीने से ये पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में, अब वो कार्यकर्ता भी पार्टी नेताओं से पूछ रहा है कि क्या हमने संजय पाठक जैसे लोगों के लिए मेहनत की है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने संजय पाठक जी के तमाम सारे कुकर्मों का पूरा के पूरा काला चिट्ठा, लोग काला चिट्ठा कहते हैं लेकिन मैं इसको पका हुआ चिट्ठा कहता हूं, ये मेरे सामने है। मैं चाहता हूं कि मेरे कैमरामैन ये पूरी फाइल को दिखाएं। ऐसी कई फाइलें मेरे पास हैं, कुछ फाइल में लेकर आज आपके बीच में आया हूं। और बड़ी बात यह है कि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसका बचपन संजय पाठक जी के साथ बीता है। कटनी की जिन गलियों में संजय पाठक घूमे हैं, जिन मोटरसाइकिल और साइकिलों को उन्होंने दौड़ाया है, उनके साथ जो व्यक्ति रहे हैं और जीवन में लंबा समय जिन्होंने संजय पाठक के साथ बिताया है दोस्त के रूप में, बेशक अब भोपाल में पत्रकार है रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, लेकिन वे संजय पाठक के काफ़ी बड़े सहयोगी रह चुके हैं। मैं उनसे समझूंगा कि ये जो शिकायतें मेरे पास आई हैं इसमें कितनी दम है, सच्चाई है, नहीं है, क्योंकि रिजवान अहमद सिद्दीकी जी संजय पाठक जी को बहुत गहराई से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों के सामने ये जो मेरे को एक लंबी शिकायतों की फहरिस्त मिली है, मैं उसको खोलता हूं और एक एक करके मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से समझूंगा कि ये मामले क्या हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। एक नहीं है, इतने मामले हैं कि मैं जब इनको देखता हूं और पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि संजय पाठक जी खुद नहीं, अपने पूरे परिवार को आफत में डाल चुके हैं, अपने तमाम सारे दोस्तों को आफत में डाल चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं, बेशक रिजवान अहमद सिद्दीकी जी उनके मित्र हैं, लेकिन रिजवान अहमद सिद्दीकी की भी कोई अच्छी सलाह होगी तो संजय पाठक इस समय नहीं मानते। संजय पाठक को संजय पाठक बनाने वाले उनके तमाम मित्र धीरे धीरे उनसे अलग क्यों हो रहे हैं, इसे भी हम समझेंगे। उनके साथ में कभी हुआ करते थे सतीश सरावगी, महेंद्र गोयनका जी, संदीप वाजपेयी जी, नाजिम खान जी, और जो शिकायत करता है आशुतोष मनु दीक्षित, वो भी उनके पारिवारिक सदस्य रह चुके हैं। क्या कारण है कि उनके अपने खास मित्र जिनके कंधे पे चढ़ के संजय पाठक बने हैं, वे सब खिलाफ हैं आज की तारीख में। तो सबसे पहले मैंने जो फाइल खोली है, सबसे पहले मेरे हाथ में जो कागज़ आया है वो ईडी का आया है। ईडी में संजय पाठक जी के कंपनी की ये शिकायत है। अतुल मिश्रा जी जो ईडी के अधिकारी हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय को ये शिकायत पहुंची है और इसकी जांच हो रही है। और ये मामला है एनपी प्लांटेशन को संबंधित। इनकी एक कंपनी है एनपी प्लांटेशन, जिसको अधिकांश लोग कहते हैं कि उनकी मां है निर्मला पाठक, उनके नाम पर है। ये ईडी जांच कर रही है। फिलहाल इस बारे में फिर से फाइल खुली है, तो हम समझते हैं। रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। मैंने पहली फाइल निकाली है निर्मला पाठक प्लांटेशन, और ईडी में इसकी शिकायत हुई है। आपको क्या इसकी कोई जानकारी है? देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं उनका सलाहकार नहीं रहा हूँ, कभी मित्र रहा हूँ और हितैषी भी हूँ उनको। देखिए, सलाह देते हैं तो मानते हैं क्या? मित्र की सलाह ली जाती है, दी जाती है मित्र को, दोनों तरह की चीज़ें। हमारे सलाहों के आदान प्रदान बहुत हैं लगातार। ये जो एनपी प्लांटेशन वाला जो मामला है, बहुत मेरे संज्ञान में ये नहीं है। ये क्या विषय है, किस तरह का है, लेकिन एक चीज़ मेरी ज़रूर जानकारी में है कि इस पर उच्च स्तर पर जांच ज़रूर चल रही है। और ये जांचें, जब केंद्रीय एजेंसी किसी चीज़ को जांच करती है तो उसमें बहुत ढेर सारे संकट खड़े होते हैं। देखिए, मैंने संजय पाठक जी जब मेरे घर आए थे 16 अप्रैल, तारीख मुझे याद आ रही है,
16 अप्रैल को जब ये मेरे घर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि एनपी प्लांटेशन क्या है, तो उनका कहना था कि 2 आदिवासी हैं, एक का नाम नत्थू है और दूसरे का नाम प्रहलाद है, उन दोनों की कंपनी है। अब आप सोचिए कि ये दोनों आदिवासी इनके घर में बंधक है और ये दोनों आदिवासी जो है इनके नाम से करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी गई हैं। यानी उनने ये कह दिया कि एनपी प्लांटेशन मेरा नहीं है, ये नत्थू और प्रहलाद का है। तो आप विश्वास करेंगे, जो व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिन व्यक्तियों को एक तरह से बंधक बना के रखा गया है, झुग्गी में रहते हैं, यदि उन्हें निःशुल्क आटा यदि राशन ना मिले तो उनका जीवन नहीं चल सकता, क्या वो ये कंपनी बना सकते हैं? बिल्कुल रविंद्र भाई, आप वहाँ गए भी थे, उसके परिवार से भी मिले थे उन सारे लोगों से, ये मेरी जानकारी में भी है। और इस पूरे मामले में उन्हें हमारे कई मित्रों ने पहले भी सलाह दी थी कि आप इस तरह की खरीदारी मत कीजिए, इसलिए कि चर्चा यही आई थी कि उन्होंने अपने अकाउंट से बाकायदा पैसे दिए। वो जमीनें खरीदी जी हैं। जी, ये एनपी प्लांटेशन अलग है, वो अलग मामला है, ये पूरी कंपनी अलग है। ये तो ये इस पर जिस तरह के ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, ये इनको सरकार की अन्य योजनाओं के लाभ लेते हैं, इनकी अपनी कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है और इनके नाम से जो कंपनियां हैं, जाहिर है ये वो बेनामी कंपनियों की ही श्रेणी में आती, इस तरह की कंपनियां आती। चलिए रिजवान भाई, एक दूसरी फाइल में उठा रहा हूँ और ये फाइल है उनकी माँ जो निर्मला देवी जी पाठक हैं, उनके महापौर बनने का पूरा के पूरा इसमें लेखा जोखा है। आरोप यह है कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री रही है अलका जैन, उन्होंने कोर्ट में यह आवेदन लगाया था कि ये जो निर्मला पाठक उनकी मां है, उन्होंने एक तरह से धोखाधड़ी करके महापौर का चुनाव लड़ा। दरअसल निर्मला पाठक जो संजय पाठक जी की मां है, वो विजय राघवगढ़ में मतदाता सूची में थी। अचानक तय हुआ कि उन्हें चुनाव लड़वाया जाना चाहिए और जब वे उस मतदाता सूची में नहीं थी तो संयोग से जो संजय पाठक जी की चाची हैं, उनका नाम भी निर्मला पाठक है, तो चाचा के नाम पर संजय पाठक के पिता का नाम लगाया गया और ये चुनाव लड़ा गया। ये पूरा केस चला है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। बाद में संजय पाठक ने अपनी मां से इस्तीफा देके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। मेरी अलका जैन से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जो आरोप है वो आज भी अपने आरोपों पे अडिग है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है कि उनकी मां ने महापौर का चुनाव लड़ा, लेकिन अपनी देवरानी के नाम पर, और उसमें पति का नाम बदल लिया गया। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। उन्हें अपनी मां को भी जेल जाने का रास्ता तय कर दिया था। क्या कहेंगे आप? रविंद्र भाई, उस समय संजय पाठक कांग्रेस में थे और उनकी मां कांग्रेस की प्रत्याशी थी और अलका जैन जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। अलका जैन उस समय तक पूर्व मंत्री रह चुकी थी और वो दोनों ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव के बाद निर्मला पाठक जी चुनाव जीती और इसके बाद बहुत ढेर सारी शिकवे शिकायत, सरकार स्तर पर बहुत तरह की जांच, न्यायालय स्तर पर बहुत तरह की चीज़ें इस पर हुई। लेकिन आदरणीय निर्मला पाठक जी मेरे लिए माता तुल्य हैं और उनका बहुत स्नेह रहा है। संजय के पिता मुझसे कभी कभी नाराज हो जाते थे, लेकिन माफ़ कीजिएगा, निर्मला पाठक जी ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, इसलिए इस मामले में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप आज भी अपने संबंधों को निभा रहे हैं। ये भी एक ईडी का दूसरा नोटिस मेरे हाथ में आया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये जो जमीनें खरीद गई हैं 4 आदिवासियों के नाम से, मैं जब बता दूं आपको, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, आसपास के तमाम जो आदिवासी बेल्ट है, जिन जमीनों में बॉक्साइट है बड़ी मात्रा में, A1 मतलब दुनिया का सबसे शानदार जहां बॉक्साइट जमीन के अंदर है, वो जमीनें आदिवासियों की थी, ट्राइबलों की थी। और चूंकि संजय पाठक और उनकी कंपनी उसको नहीं खरीद सकती थी, तो इन्होंने 4 आदिवासी, राकेश सिंह, नत्थू और प्रहलाद और एक और इसमें है, ये 4 आदिवासियों के नाम से 1173 एकड़ जमीन खरीदी गई है। 1173 एकड़ जमीन, आप सोचो इसमें से कितना पैसा कमाया जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट है। लेकिन अपराध इतना बड़ा है कि ये आदिवासी सब गरीब हैं, झुग्गियों में रहते हैं और एक तरह से संजय पाठक जी के यहाँ बंधक है। तो ये क्या आप नहीं मानते रिजवान भाई, ये सीधा सीधा बेनामी संपत्ति का मामला है। ये आदिवासियों के पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है, ये 1173 एकड़ जमीन कैसे खरीद सकते हैं? ये मामला पूरा अभी शिकायत में है, ये मामला हाईकोर्ट में भी आ गया है। इस मामले को ईडी से लेके हर जगह शिकायत कर चुके हैं अंशु मिश्रा, जो कांग्रेस के लीडर हैं वहां के कटनी के। अब आप क्या कहेंगे, आपकी क्या जानकारी है इस मामले में? रविंद्र, इस मामले में जो मेरी जानकारी है, बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर जमीन खरीदी गई है।
आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के नाम खरीदी गई है। उसमें अभी एक नई शिकायतें ये भी आनी शुरू हो गई हैं कि जमीन का सौदा मान लीजिए 1 एकड़ का हुआ है, लेकिन वो उनके पास जितनी भी जमीन थी वो पूरी जमीन में रजिस्ट्री करा ली गई है, और रजिस्ट्री बहुत मतलब जो आदिवासी है गरीब जी उन्हें पैसा दिया हाँ, 2 एकड़ का और करा ली 20 एकड़। उनकी जानकारी के बिना इस तरह की भी अब शिकायतें हुई हैं। आपको याद होगा पीछे आंदोलन भी हुआ था इसको लेकर काफी। दिग्विजय सिंह भी शायद पहुंचने वाले थे या पहुंचे थे? दिग्विजय सिंह ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इस पर शिकायतें भी की हैं उनकी तरफ से, और इसके अलावा भी वहाँ स्थानीय स्तर पर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने, अन्य लोगों ने, और वहाँ की कलेक्टर भी इस पर कोई रिपोर्ट तैयार कर रही है, और जो आदिवासी संगठन है उन्होंने भी इस पर विरोध किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में नोटिस दिया है और कलेक्टर ने उनको जवाब भी भेजा है जी, तो उस वहां से भी है। तो एक शिकायत तो ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की जमीन सरकार स्तर पर एक नियम बनाकर अधिग्रहित की जा सकती थी। आदिवासियों की जमीन थी, अगर किसी बड़े काम के लिए, बड़े प्रयोजन के लिए, कोई बड़ा प्लांट लगाने के नाम पर किस तरह की जा सकती थी, लेकिन इसमें पिछला दरवाजा अपनाया गया। इसमें एक आदिवासी अपना खड़ा किया गया और अपने आदिवासी को खड़ा करके दूसरे आदिवासियों से जमीन खरीद कर ली। वो अनुसूचित क्षेत्र है, डिंडोरी जो है अनुसूचित क्षेत्र है, वहां आम आदमी भी जमीन की खरीद फरोख्त कलेक्टर की परमिशन से करता है। ये तो आदिवासी की जमीन थी, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था। और एक जनप्रतिनिधि के नाते, वो मंत्री भी रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि के नाते इस तरह की चीजें उनकी कंपनियों ने जो की है वो उचित नहीं है और ये अनैतिक भी है। ये आदिवासी की जमीन अगर आप इस तरह से हड़प लेंगे तो सरकार की ये दुनिया भर की जो नियम है। आप नैतिकता और अनैतिकता की बात करो, इनके लिए हम क्या करें, लेकिन कानूनन इसके लिए इनको क्या सजा हो सकती है, क्योंकि ये टोटल बेनामी मामला आ गया है। ऐसे मामलों में हमने ईडी के और इनकम टैक्स के कई मामले देखे हैं। इस तरह के मामले में सारी संपत्तियां कुर्क हो जाती हैं। ये सिर्फ इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई कि बीजेपी के एमएलए हैं ये। तो यही एक विडंबना है आज के दौर में कि ये जो वॉशिंग मशीन है इसमें कौन कब कितना धुल जाए और किसको कितना लाभ मिल जाए। इसलिए कि जिस समय संजय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उस समय भी बहुत तरह की इस तरह की चर्चाएं थी उनके कारोबार और बाकी तरह की चीज़ों को लेके। वो मेरे बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, लेकिन उसमें उस समय उनके ईगो का विषय हो गया था, पिता की प्रतिष्ठा की बात, जो हमारे सामने जो बातचीत आई थी। इस मामले में, पूरे इस मामले में एजेंसी को तत्काल ये रजिस्ट्रियां निरस्त कर देनी चाहिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई आप? इंतजार किस बात का है आपको? तो ये तो सीधे सीधे सिद्ध हो गया है ना कि ये जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, फाके कर रहे हैं, उनके नाम पर इतनी बड़ी ढेर सारी जमीनें खरीद ली गई। सीधे इसको निरस्त कर देना चाहिए। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति दुनिया भर के अत्याचार निवारण के बहुत तरह के मामले हैं, इसलिए कि लगातार ये होता है कि ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं, ये जो लोग भी हैं, तो लगातार ये है, इस पर कार्रवाइयां सरकार को उस स्तर पर करनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए। इसमें कार्रवाइयां उस स्तर पर नहीं हो रही हैं। जांचें हैं, नोटिस हैं, प्रतिवेदन है, जांच है, और ये बेनामी संपत्ति है एक तरह से। एक और रिजवान भाई मेरे पास जानकारी है, और वो है सहारा जो ग्रुप है उसकी कुछ जमीनें खरीदी गई हैं संजय पाठक की कंपनियों द्वारा। उनकी जो कंपनियां हैं उसने भोपाल, जबलपुर और कटनी, आरोप ये लग रहा है कि लगभग 1000 करोड़ की जो जमीन है वो मात्र 90 करोड़ रुपए में खरीदी गई हैं। और इस मामले पर मध्य प्रदेश EOW, जिसे मुख्यमंत्री का थाना कहा जाता है, मुख्यमंत्री की बगैर इच्छा के वहां पत्ता नहीं हिलता, उन्होंने बाकायदा प्रकरण कायम कर लिया है, FIR दर्ज हो गई है। बेशक संजय पाठक के परिवार को अभी आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन सहारा ग्रुप के तमाम बड़े लोगों को इसमें आरोपी बना लिया गया है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? संजय पाठक का कितना नुकसान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, इससे इमेज का बहुत नुकसान हुआ है। जो एक आपका ऑरा होता है कि आपकी ही सरकार आपके खिलाफ मामला दर्ज कर दे, आपके खिलाफ भले नहीं करे लेकिन जांच आपके उस सौदे की ही हो रही है, मामला दर्ज कर दे। और दूसरा ये कि जिस जमीन की कीमत सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि उस जमीन की 1000 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी कीमत है, और उसको बहुत औने पौने दाम में खरीद लिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के उसमें निर्देश दिए थे, ये अनुमति दी थी, उस अनुमति का भी अगर पालन नहीं होता है, और सेबी सहारा का जो रिफंड अकाउंट है उसमें अगर पैसे जमा नहीं होते, तो ये खरीद फरोख्त करने दोनों की जिम्मेदारी है। अभी मामला दर्ज हुआ है सहारा के लोगों को, सीमांतो राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, इसमें JB रॉय के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, इसमें OP श्रीवास्तव के खिलाफ जो सहारा के शीर्ष व्यक्ति हैं उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। और सीमांतो राय तो बाहर है, विदेश में है, और उनको भी गिरफ्तार करने की EOW तैयारी कर रहा है। लेकिन ये मामला दर्ज होने के बाद 9 दिन चले राही कोस की तरह है। EOW क्यों रुक गया,
मुख्यमंत्री का थाना है, तो क्या अभी और निर्देश लेने की आवश्यकता है? ईओडब्ल्यू रुक सा गया है और उसके रुकने को लेकर भी बहुत तरह की चर्चा है। चलिए, ये भी एक बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं एक बेहद गंभीर मामले की ओर। और ये जो शिकायत है, ये जो कोर्ट में गए हैं, ये मैं आपको फाइल दिखा रहा हूं, बड़ी मोटी सी फाइल है। संतोष शुक्ला जो कटनी सुधार न्यास के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। अब जरा गौर से सुनिए। दरअसल संजय पाठक के पिता सत्येंद्र पाठक जी कटनी सुधार न्यास के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में योजना बनी थी कि वहां कटनी के आम लोगों को रहने के लिए मकान सस्ते और सुलभ दिए जाएं, तो उन्होंने करीब 4 या 5-6 कॉलोनी के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। किसानों की जमीनें खरीदी गई थी, उसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति ली गई, उन्हें मुआवजा दे दिया गया। फिर आगे चल के ये जो सुधार न्यास है वो नगर निगम में मर्ज हो गया, बन गया कटनी नगर निगम। तो वो जो जितनी जमीनें थी, वो जितना भी अधिग्रहण किया गया था, वो नगर निगम के अधीन आ गया। लेकिन नगर निगम ने कभी कुछ किया नहीं। आपको मालूम है, इसी दौरान संजय पाठक जी की मदर महापौर रही वहां, और भी लोग रहे होंगे, लेकिन इतना प्रभावशाली परिवार है कि नगर निगम ने इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। और इस बात को लगभग काफी लोग भूल ही गए थे कि सुधार न्यास वहां कॉलोनियां बनाने वाला है। कुछ लोग जिन्होंने एक प्लॉट के लिए पैसे दिए वो जरूर भागदौड़ करते रहे, लेकिन आम आदमी चुप था। इसी बीच संजय पाठक ने ये जो 200 करोड़ रुपए की जमीन है, ये मात्र 20 करोड़ रुपए में खरीद ली। बेटे के नाम, मतलब अपने परिवार के नाम, पूरी रजिस्ट्रियां हुई हैं। तो अब ये संतोष शुक्ला इसे लेके हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और अब इस मामले पे हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप जांच करके पूरा के पूरा इसकी जो नियम अनुसार कार्रवाई करें। तो रिजवान भाई, आप कटनी के रहने वाले हैं, आपको ये जानकारी ज्यादा गहराई से पता होगा, जरा इस विषय पे प्रकाश डालें। इसमें भी संजय पाठक ने कमाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंह तक आते आते छीन लिया किसी ने। क्या छिन जाएगा, ये खा लेंगे इसको पूरा? रविंद्र भाई, संजय पाठक के स्वर्गीय पिताजी नगर सुधार न्यास के 2 बार अध्यक्ष रहे और नगर सुधार न्यास राजमंत्री स्तर का दर्जा था और एक बड़ी जिम्मेदारी थी नगर सुधार न्यास की, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कहलाता था। अर्जुन सिंह जी के दौर में यह गठित हुआ था और ये जो छोटे शहर थे, छोटे स्तर के जो शहर है, उनको उनके विकास के लिए, उनके उसको कॉलोनाइज करने के लिए, उसको व्यवस्थित उसके विकास के लिए ये गठित किया गया था। लेकिन कालांतर में फिर वो नगर निगम में मर्ज हो गया। संतोष शुक्ला नगर पालिक निगम कटनी के अध्यक्ष रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। और संतोष हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारी नौजवानी के दौर के मित्र हैं। बाद में संतोष की और संजय पाठक की भी घनिष्ठता हो गई और इत्तेफाक ये है कि संतोष नगर निगम के जो अध्यक्ष बने जब, तो वो संजय पाठक के समर्थन से ही बने। उस समय तक संजय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे और उन्हीं के साथ ये लोग सब कांग्रेसी लोग हैं पुराने, ये सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये जो मामला है, ये पूरा मामला, ये बहुत सी जमीन का मुआवजा ले लिया गया है। अब जब मुआवजा ले लिया गया है तो आपकी जमीन तो है नहीं, लेकिन अब आप बैक डोर से उन लोगों से जो उसके पुराने मालिक थे उनसे आप खरीद लें, फाइल गायब हो जाए नगर निगम से, तो इसमें तो बहुत ढेर सारे लोग जिम्मेदार हैं। उनके सबके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में। और मुझे लगता है जो जमीन अधिग्रहित संजय पाठक को तो पता था ना कि ये एक्वायर की गई, फिर उन्होंने कैसे खरीद ली है? ये वही है, कानून के जो पिछले दरवाजे हैं इसका इस्तेमाल। और फिर नैतिक रूप से, मैंने कहा बहुत ढेर सारी चीजें नैतिक के आधार पर है, नैतिक रूप से बिल्कुल उचित नहीं है। और जैसा आप जिस शहर में रहते हैं, जहां से आप बहुत बड़े बने, आप इतने बड़े तो थे नहीं कभी, आप बहुत बड़े बने, उस जिले ने, उस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको सियासत में भी बहुत ऊंचाइयां दी और आर्थिक रूप से तो उसने इतना ऊंचा बनाया कि जिसको छू लेना और क्या देख लेना भी बहुत आसान नहीं है। तो वो उससे, इसलिए इस तरह की ये जो सौदा है, ये भी तकलीफ का विषय है, तकलीफ देगा। चलिए, एक मामला और मैं बताता हूं, और इस मामले में तो कटनी की तत्कालीन कलेक्टर इस समय कोर्ट पेशी कर रही हैं, अंजू सिंह बघेल। पूरा मामला जो मेरे पास रखा हुआ है, वो मामला ये है कि एक आदिवासी अपनी जमीन बेचना चाहते थे, जमीन को कोई दूसरे गैर आदिवासी खरीदना चाहते थे। उन दोनों ने मिलकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन लगाया। आवेदन के बाद में वो मंजूरी दे दी गई कि ठीक है, आप हमारे सामने बैठ के चेक देंगे। मतलब कलेक्टर ने इस शर्त पे अनुमति दी है आदिवासी की जमीन बिकने की कि कलेक्टर या रजिस्ट्रार के सामने वो भुगतान किया जाएगा चेक के द्वारा, ताकि आदिवासी का कोई नुकसान ना हो।
लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो जमीन गैर आदिवासी के नाम होने के बजाय ये जमीन हुई अंजू सिंह बघेल के बेटे के नाम रजिस्ट्री हो गई, और ज्यादा नहीं 5-7 दिन के अंदर रजिस्ट्री हो गई। और उसके बाद में अंजू सिंह बघेल के बेटे से संजय पाठक जी ने खरीद ली। अब शिकायत तो अंजू सिंह बघेल के बेटे की और अंजू सिंह की हुई है ईओडब्ल्यू में, चालान भी हो गया है शायद, वहां एक कोर्ट भी कर रही है, और इसमें बेनिफिशियल जो है जिसको लाभ मिला है वो संजय पाठक जी हैं कहेंगे। ये बहुत बहुचर्चित मामला है अंजू सिंह बघेल का। वो कटनी कलेक्टर थी, उन्होंने इस तरह से कई ढेर सारे आदिवासियों की ज़मीनें जो है अनुमति दे दी बिक्री के लिए, और उस पर बाकायदा शिकायत हुई, विधानसभा में मामला बहुत जोर शोर से उठा और अंजू सिंह बघेल सस्पेंड कर दी गई, और अंजू सिंह बघेल की पूरी नौकरी उसी सस्पेंशन में निकल गई। अंजू सिंह एक बहुत प्रदेश के एक बहुत प्रतिष्ठित जो परिवार है, जिस परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उस परिवार से हैं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित परिवार है, लेकिन उन्हें कोई लाभ उसका नहीं मिला, इसलिए कि उनका जो भ्रष्ट आचरण था वो इस स्तर का था। वो रिटायर हो गई उसी स्थिति में, और जिस तरह से इन्होंने गड़बड़ झाला हुआ था, उससे उस विवाद में भी उलझ जाना, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि कौन सलाह देता है। आप कह रहे थे ना हम सलाह देते हैं, ये कौन सलाह देता है? इस तरह की सलाह कौन देगा? ना सतीश देगा ऐसी सलाह, ना संदीप वाजपेयी ऐसी सलाह देगा, ना नाजिम ऐसी सलाह देगा, और उस गोयनका को तो मैं ठीक से नहीं जानता, उनको महेंद्र गोयनका को, लेकिन ये जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ये इनमें से कोई भी इस तरह की सलाह नहीं देगा कि आप ऐसा करो। और संजय खुद समझदार व्यक्ति हैं, बड़ा व्यापार करते हैं, कॉर्पोरेट स्तर का इनका बड़ा काम है, कहाँ से क्यों ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये सारी फाइलें आज आपके सामने टेबल पे रखी हुई हैं, सारे प्रमाण के साथ रखी। पुलिंदा मैं आपके पास देखता रहूंगा। मैं समझा बड़ा गजब होमवर्क है आपका। आपने तो इन पुलिंदों को ठीक करने के लिए बाकायदा एक मशीन खरीद ली, 1 लाख रुपए की मशीन आपने खरीदी। इस तरह के जो पुलिंदे हैं उसको और व्यवस्थित करते रहते हैं आप, और आपका ये होमवर्क बहुत गजब है। और पत्रकारिता में मैं इतनी उस मुद्दे पे चलते हैं जी, जिस मुद्दे ने संजय पाठक को जेल के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया। अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, और वो है एक्सिस माइनिंग का मुद्दा। जरा गौर से सुनिए मेरे तमाम सारे दर्शकों, ये मुद्दा इतना गंभीर है कि संजय पाठक का पूरा परिवार अब आप सोचिए कितने गंभीर संकट में है। मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक शिकायत आशुतोष मनु दीक्षित ने की ईओडब्ल्यू में, और ये थी एक्सिस माइनिंग की। आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक वो इंडिया ऐसा कुछ करके एक कंपनी, 3 कंपनियों ने एक्सिस माइनिंग की, और ये किया इन्होंने सिहोरा के आसपास जबलपुर जिले में, तमाम सारे गांव हैं। इस शिकायत को ईओडब्ल्यू ने आने के 8 दिन के अंदर खनिज विभाग को ट्रांसफर कर दी। खनिज विभाग को शिकायत मिलते ही उन्होंने टीमें गठित कर दी। टीमों ने जाके जांच की, और जांच में यह पाया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों ने 443 करोड़ रुपए की एक्सिस माइनिंग की है 2017 में, और ये रिकमेंड किया गया कि ये 443 करोड़ रुपए ब्याज और जीएसटी सहित इनसे वसूला जाए। अब इसका कैलकुलेशन किया कुछ विशेषज्ञों ने, उसकी कॉपी मेरे पास है, और यदि आप इसका ब्याज लगाएंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि उसमें नियम चक्रवृद्धि ब्याज का है, जीएसटी जोड़ेंगे तो ये राशि हो रही है 1700 करोड़ रुपया। और ये 1700 करोड़ रुपए के लिए यदि संजय पाठक जी किसी भी कोर्ट में, खासकर संभाग आयुक्त की कोर्ट में, क्योंकि पहली कोर्ट संभाग आयुक्त है, उसमें यदि अपील करते हैं तो उन्हें मिनिमम 10 से 20% जमा करना होगा। 1700 करोड़ का मतलब है कितना, 170 करोड़ रुपए तो पहले जमा होंगे, यदि 10% होगा तो तब जाके वो अपील स्वीकृत होगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। लेकिन उनने जो हरकत की है कि इस मामले की सुनवाई जिस हाई कोर्ट की केस में चल रही थी, जो जिस बेंच में चल रही थी, उनके जज को फोन कर दिया, जज ने प्रोसीडिंग में लिख दिया। तो अब इस मामले में बड़े गंभीर संकट में फंस गए, जहां से उन्हें हाई कोर्ट से मदद मिलने की कुछ उम्मीद थी। अब मुझे लगता है कि वो उम्मीद भी अब धूमिल होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा, यदि वे नियम अनुसार ठीक थे, यदि उनका पक्ष मजबूत था, तो वे हाई कोर्ट जज को कभी प्रभावित नहीं करते, फोन नहीं करते, वे उस पर आ जाते कि हमारा जो मैटर है वो
उस पर सुना जाएगा, हमारी मेरिट के आधार पर सुना जाएगा और हम जीतेंगे। लेकिन उन्हें भरोसा है कि उनको मेरिट में वो सफल नहीं होंगे, उन्हें मालूम है कि उन्होंने चोरी की है और इसीलिए वे जज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है, 1,17 करोड़ रुपए की वसूली। मैं भी और मामले भी बताऊंगा, अभी आप ये मत मान लीजिए कि ये आखिरी है, और भी हैं उनके। लेकिन हम पहले इस पे बात करते हैं रिजवान भाई से कि इस मामले में अब क्या होगा। रविंद्र भाई, जब मुझे लगता है ये परसों की बात है, जब हमें ये बात पता चली, जब हमें ये बात पता चली सोमवार की, जब सोमवार को ये बात हमको पता चली कि जज ने भरे न्यायालय में इस तरह की बात की है और उन्होंने कुछ डिक्टेट किया है, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बात इस तरह से सार्वजनिक होगी। और कोई इतना जिम्मेदार व्यक्ति जो मंत्री भी रह चुका है, जो विधायक है लंबे समय से, और जिसने पक्ष विपक्ष दोनों तरह की राजनीति की है, वो उससे ऐसी चूक कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, कैसे कर सकते हैं? और मैं आज भी सोचता हूं कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या संजय पाठक ने व्यक्तिगत रूप से अपने फोन से उनको संपर्क किया भी है, कि या जज को बताया गया कि संजय पाठक ने संपर्क किया? संजय, देखिए, जज बहुत जिम्मेदार है जी। जज ने खुद लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, हम कहे तो वो ऑर्डर शीट आपको दिखा देते हैं। जज ने खुद लिखा है कि उन्होंने मुझे फोन किया, ये बात कही गई है, नहीं फोन किया, कांटेक्ट किया और ये कहा कि इस विषय पे डिस्कस करना है। वो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, जज साहब को नहीं मालूम कि ये कौन आदमी बात कर रहा है पर्दे उस पार से, तो ये विषय जांच का, आप जज साहब को जांच करानी चाहिए, इसकी पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस को यदि संजय दोषी है तो जाएंगे जेल। हाँ, जांच करानी चाहिए इस पे। जिस तरह का झाबुआ में हुआ है, उसमें अलीराजपुर का आपको शायद जानकारी हो कि विक्रम सेन जो वहां पत्रकार थे 8 महीने जेल में रहे हैं। उन्होंने जज को प्रभावित करने की कोशिश नहीं, उन्हें सिर्फ इतना किया था, मैं फिर बता दूं, भ्रष्टाचार के मामले में वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष थी सेना पटेल, और सेना पटेल ने वहां शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप थे। अग्रिम जमानत के लिए वो जो इंदौर हाईकोर्ट पहुंची थी और वहां एक पत्रकार विक्रम सेन ने उसी जज को, जो हाईकोर्ट के जज है, जस्टिस है, उनको मैसेज किया था कि भ्रष्टाचार के आरोपी ने जमानत नहीं मिलना चाहिए। जज इतने नाराज हुए कि उन्होंने रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार ने पुलिस को दिया और ये पत्रकार 8 महीने जेल में रहे हैं। तो संजय पाठक जी कैसे बच सकते हैं? तो आपसे कह रहा हूं कि जज साहब ने रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार ने उसको तस्दीक की, क्राइम ब्रांच को दिया, तस्दीक की, क्राइम ब्रांच ने तस्दीक की कि फला आदमी का नंबर है। अब किस नंबर से संजय पाठक ने उनसे बात की, क्या की, तो अन्वेषण का विषय है और बिल्कुल होना चाहिए अन्वेषण इस पर। लेकिन मुझे आज भी विश्वास नहीं होता संजय से इतनी नादानी का। मतलब मैं बहुत, हम बचपन से साथ रहे हैं, मैं इतनी बेवकूफ़ी की आज भी उम्मीद नहीं करता रविंद्र भाई, आपके सामने पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ़ी की जा सकती है। आपके के साथ चर्चा में मैं एक बात और बताऊं कि सबसे पहले संजय ने मुझसे ही स्वीकार किया था एक इंटरव्यू में, न्यूज़ वर्ल्ड में मैंने एक इंटरव्यू किया था, हम साथ में थे उस समय, हमें आप भी उस चैनल में थे। तो उसमें संजय पाठक ने मुझे सबसे पहले खुलासा किया था कि उसने अपने परिवार के जितनी भी तरह की कंपनियां हैं सबसे रिजाइन कर दिया है और अब चूंकि वो फुल टाइम राजनीति करेंगे, समाज सेवा करेंगे, इसलिए वो इससे अलग हो रहे हैं और इन व्यवसायों से उन्होंने अपनी दूरी बना ली है। लेकिन दूरी बनाने का ये कैसा दूरी है कि साला पूरी हर चीज में आप कूद गए हैं, हर चीज में आप शामिल है पर्दे के पीछे से। तो रविंद्र भाई, जिस तरह का ये जो जज साहब है, ये जज साहब अभी कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में आए थे। हमने इन जज साहब ने ईओडब्ल्यू की ही जिक्र कर रहे हैं, ये मामला भी ईओडब्ल्यू से रिलेटेड है। ईओडब्ल्यू के एक मामले की एफआईआर पेश कर दी जज साहब ने और ये एफआईआर जी हाँ, मैं काम क्यों नहीं कर रहा, वो एफआईआर सही नहीं होगी तो कर दी होगी। सबसे पहले इनको तभी जान पाए, फिर हमने गूगल किया, पता किया ये कौन है, तो पता चला एक देश के बहुत जाने माने बड़े जज साहब के ये भतीजे हैं। तो कॉलेजियम का जो सिस्टम है वहां से आए और इन्होंने जो बात कही है, जिस तरह से की है, इनकी उसकी दाद देनी चाहिए, इसलिए कि जज ऐसी बहुत ढेर सारी चर्चाओं को नहीं सार्वजनिक करते। उन्होंने बाकायदा ऑर्डर शीट में लिखा है, लेकिन अब चूंकि लिख दिया है तो मेरा यही है कि संजय ने बात की भी है कि नहीं, ये जांच जरूर होनी चाहिए। और ये मामला संजय के लिए फिलहाल उनकी बदनामी की वजह हो गया है, पार्टी में इसको बहुत ही नेगेटिव ढंग से लिया गया है। आज देश भर में बदनामी हुई है, बहुत बदनामी हुई है, इसलिए कि हमारे रवीश कुमार ने अपने कार्यक्रम में भी बोला है इसको। हमारे लिए एक कटनी के लिए एक शान की बात थी संजय पाठक, जिस तरह से इस परिवार ने प्रोग्रेस किया था, इनकी कंपनियों ने प्रोग्रेस की थी, हमारे कटनी के लिए तो बहुत शान की बात थी, देश नहीं पूरी दुनिया में कलंक की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, हमें शर्मिंदगी होने लगी है कि ऐसी चीजों में क्यों उलझ गए, क्यों फंस गए ऐसी चीजों में। चलिए, तो ये मामला है। अब मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं क्या? मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से संजय पाठक के चारों तरफ जी अच्छे लोगों का अभाव और एक ऐसे लोग चारों तरफ घिर गए हैं
संजय पाठक जी अच्छा भी करते तो बुरा होता है, ये मुझे पता नहीं क्यों। मैं उनके प्रति कई बार ऐसा सोचता भी हूँ, क्योंकि मेरे भी वो मित्र रहे हैं। फिलहाल अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जैसे उनने तो झंडा नहीं बांधा था 15 अगस्त को, लेकिन भाई जब झंडा फहराने गए तो झंडा भी उल्टा फहरा। तो मुझे ये लग रहा है कि संजय पाठक जी पिछले 6 महीने से जो कुछ करना चाहते हैं वो उल्टा होता है पूरी तरह से। तो क्या कोई ग्रह नक्षत्र खराब है क्या इनके? कहावत है, कहावत बहुत वजनदार तो नहीं है, लेकिन कहावत यह है कि जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वक्त खराब है तो वक्त अच्छा नहीं है। और मैं मानने की बात करें, ग्रह नक्षत्र तो मैं नहीं समझ पाता उसको, इसलिए कि मेरी समझ नहीं है उस पर। लेकिन कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी व्यक्ति के। आप जैसा करते हैं, इसी दुनिया में बहुत ढेर सारे इंसाफ होते हैं उसके। तो ये जो भी चीजें हैं, ये बैड प्रैक्टिस तो है, जो दिख रहा है बहुत ढेर सारी चीजों में बैड प्रैक्टिस है। और ये गलत तरीके से किसी चीजों को हासिल, इसलिए कि आपको तो सही तरीके से बहुत कुछ मिल गया है, तो गलत तरीके से किसी चीज को हासिल कर लेना, या बड़े से बड़े और बड़े बनने की चाह। सलाहकार बदले उनने, अपने टीम बदली, इसका कोई असर है क्या? रविंद्र भाई, अब आपने कहा था मैं विक्टर हूं, मैंने एक सलाह उनको जरूर दी थी, और वो कांग्रेस में थे उस दौर में, और मुझे लगता है ये बात होगी 2012 के आसपास की। मैंने उन्हें सलाह दी थी। मैंने देश के बहुत बड़े बड़े लोगों के उदाहरण भी दिए थे, अकबर का भी, शिवाजी का भी, ऐसा भी उदाहरण मैंने उनको दिए थे। और मैंने उनसे कहा था कि हर सफल व्यक्ति के पीछे बहुत ढेर सारे ब्रेन होते हैं, और तुम जिस स्थिति में पहुंच गए हो, माफ करना, आप जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, इसलिए कि मैंने उस समय अतरंग है, मेरे मित्र हैं, तो मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन एक बड़े नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, तो बड़े व्यवसायी भी हैं, तो आप जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, आपको ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए। आपके पास संदीप वाजपेयी जैसा सिर्फ एक ही आदमी सलाहकार आपके पास है जिसमें थोड़ी समझ है। बाकी मैं सबको देखता हूँ चमचे हैं, और चमचे खड़खड़ आवाज बहुत करते हैं, काम नहीं आते। गुणगान करेंगे दिन भर, गुणगान करने वालों को अपने से कम एक डिस्टेंस में रखो, और सलाहकारों को अच्छे रखो। लेकिन संजय ने कुछ अच्छे सलाहकार रखे, महेंद्र गोविंद का जैसे ब्रेन थे, सतीश सरावगी जैसे ब्रेन थे उनके पास, लेकिन अंततः ये सारे ब्रेन उनसे अलग हो गए। किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है, तो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन इतने ढेर सारे लोग एक साथ आपसे अलग हो गए। जी रिजवान भाई, अब सबसे संवेदनशील विषय पे आ रहा हूँ। आप ऐसे अब कह सकते हैं मामले तो बहुत है, मैं यदि चर्चा करूंगा तो बहुत, लेकिन एक बड़ा संवेदनशील विषय है। अभी 5-6 दिन पहले एक घटना हुई है कटनी में, और वो घटना ये हुई है कि संजय पाठक के सबसे गहरे राजदार नाजिम खान, जिन्हें वे बड़े गर्व से अपना छोटा भाई बताते थे, जिनसे उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए चंदा भी दिलवाया था। तमाम साधु संतों के पास जब जाते थे तो नाजिम उनके साथ होते थे, और बोलते कि नाजिम पैर भी छूते थे संतों की, और नाजिम से कहते थे कि ये मेरा सबसे पक्का दोस्त है, सबसे बड़ा, सबसे भाई है। उसी छोटे भाई के घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगी। अब किसने लगाई मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आई उसमें 3 लोग पहुंचे हैं, पेट्रोल छिड़का, और एक तरह से नाजिम को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस उसकी जांच कर रही है, जब भी आरोपी पकड़े जाएंगे अपन उस पर बात करेंगे। लेकिन इस विषय पे, चूंकि नाजिम आपके कजिन ब्रदर भी हैं, आपको क्या जानकारी है कि क्या इसमें संजय पाठक की कोई नाराजगी है या नहीं है? ये तो जांच का विषय है, और हमें जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। और हम तो कहते हैं नाजिम की भी जांच करो, इसलिए कि संजय पाठक ने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उनके कैंप ने ये बात बहुत उड़ाई हुई है, उनके जो खास लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं, कि नाजिम ने खुद करा लिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए हो। लेकिन रविंद्र भाई, इस पूरे मामले में जो ये मामला है, आज आपके माध्यम से एक और रहस्योद्घाटन कर रहा हूं मैं। इस घटना के 10 दिन पहले नाजिम के घर की रेकी उस समय भी की गई थी, आग तब भी लगाई गई थी, लेकिन इत्तेफाक है घर के बगल में एक निर्माणाधीन मकान है, उनको लगा ये शायद नाजिम का घर है। वो 3 लोग उस समय भी आए थे ऐसे ही नकाबपोश, उन्होंने उस घर में भी आग लगा दी थी। लेकिन ये बात जब ये सब की चीज़ों के बाद सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो ये बात भी सामने आई। घटना तो हुई है, हो रही है, लगातार है। नाजिम को कई पत्र भी आए हैं, धमकी देने के पत्र आए हैं, और कहीं ना कहीं उसकी सुपारी देने की बात आई है। उसकी मतभेद तो संजय से ही है, छोटा भाई मेरा नाजिम है तो संजय का भी छोटा भाई है, इसलिए कि ये सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे। तो नाजिम के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इतने पारिवारिक रिश्ते हैं, इतने हमारे बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं, तो एक बार कम से कम हालचाल तो पूछा जा सकता था। और कम से कम इतना प्रभाव है
प्रशासन से ये तो कहा जा सकता था कि जांच करो तत्काल, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है, मौन क्यों है, इससे भी कई बार तकलीफ होती है। जो भाई अब आखिरी सवाल इस पूरे इंटरव्यू का, संजय पाठक जी को 1700 करोड़ रुपए के आसपास का एक तरह से फाइन है। अभी मेरे को उनके एक बड़े राजदार का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि 14 एकड़ जमीन खोद के उन्होंने पूरा मिनरल निकाल लिया है, बेच दिया है। यदि वो मामला उठा तो कम से कम 5,000 करोड़ का फाइन और लगेगा। जो हालात, जो फाइलें सामने आ रही हैं, रोज नित्य नए संजय पाठक जी के संबंध में रैस उद्घाटन हो रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, क्या लग रहा है पाठक जी, उनके परिवार, उनकी कंपनियों का आपको क्या भविष्य दिख रहा है? क्या वे अपने राजनीतिक वजूद से सब ठीक कर लेंगे या आने वाला समय उनके लिए संकट का है? बस इतना जानना चाहता हूँ। रविंद्र भाई, रसूख और ये मोदी युग है, पता नहीं कब कहा कैसे होता है, हम नहीं जानते। कभी कभी ईडी बहुत एक्टिव हो जाती है, लोगों को जेल भेज देती है और फिर कह देती है इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं दर्ज हुआ। और कई बार जेल तो बहुत लोगों को जाना हमने देखा है जाते हुए, लेकिन बीजेपी के किसी नेता को हमने जेल नहीं जाते हुए देखा है। एक आध चला गया हो तो मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी तो संकट बड़ा है और कई तरह के संकट होते हैं। आपके व्यावसायिक बहुत नुकसान होते हैं, कई बार आपको व्यक्तिगत क्षति होती है, आपको राजनीतिक क्षति होती है और आप को जेल, इस तरह के संकट भी खड़े हो सकते हैं। कानून का सामना बड़े पैमाने पे करना पड़ सकता है। तो ये तकलीफ तो है, मैं इसे चोरी नहीं कहता, लेकिन जाहिर है उनकी रिकवरी है उनके खिलाफ, इसलिए कि उन्होंने एक्सेस माइनिंग की है। आप इसलिए चोरी नहीं कह रहे, हम लोग चोरी खुल के कह रहे हैं, हम खुद के चोरी कह रहे हैं। माइनिंग के रिकॉर्ड में है सारी चीजें, उन्होंने ही वो पिट पास काटे हैं, तो एक्सेस माइनिंग है। तो उस पर उस समय उन्होंने क्यों उसको गंभीरता से नहीं लिया, यही मैं कह रहा हूँ, अच्छे सलाहकारों की कमी है, यही एक संकट है। पहले भी इस तरह की एक नोटिस आया था इनको उस समय, जब 2017 के समय के बाद, जब ये जिस समय तक की रिकवरी है। लेकिन छोटे छोटे मामलों में जांच एजेंसियां, ईडी और सीबीआई यहाँ क्यों सब हाथ पे हाथ रख के बैठी है? इस मामले जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, इसी तरह की ये जो मामला है, इसी में 800 करोड़ के आसपास, मेरी जानकारी है, पूरी तरह से मेरे पास वो कागज नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी है रिकवरी आई थी इसी मामले में। लेकिन वो न्यायालय स्तर पर कहीं कुछ उस पर कोई निर्णय निराकरण हो गया है, फिर नए सिरे से जांच हुई है। अभी मेरे पास जो एक नई जानकारी है, वही जानकारी, ताज़ा जानकारी ये है कि पहले एक कोई एसडीएम है मिस्टर बरकड़े, उन्होंने वहां जांच की थी। अब फिर दूसरे कोई है, कल एक जांच टीम पूरे उस एरिया में गई थी। इनके और इनके आसपास के या इनके संरक्षण या इनके पोषण से जो लोग और लोग भी जो माइनिंग कर रहे हैं, उनकी भी उस पूरे एरिया की जांच नए सिरे से शुरू हुई है। अब जांच के नतीजे क्या निकलते हैं हम नहीं जानते, इसलिए कि जांच पहले भी होती रही है बहुत सी, और जांच के कई बार नतीजे निकलते हैं, कई बार नहीं निकलते हैं, लेकिन जांच शुरू हो गई है एक बार फिर से। और खासतौर से ये न्यायालय की जो चर्चा शुरू हुई, इसके बाद से एक बार फिर जांच शुरू हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना, मैंने संजय पाठक जी के मतलब बचपन के मित्र को स्टूडियो बुलाया है, और वे पत्रकार भी हैं, भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका भी ये मानना है कि एक, संजय पाठक ने सलाहकार बहुत हल्के रख लिए, अच्छे लोगों को हटाया। दूसरा, इस समय संजय पाठक अपने जीवन के सबसे गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, समय बहुत खराब है। अब संजय पाठक को तय करना है कि भविष्य में इस तरह की गलतियां दोहराना है या अपने तमाम सारे व्यवसायों को व्यवस्थित करना है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।